जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। एक आकाशवाणी हुई। ए मूर्ख कंस, सावधान हो जा। देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। दोस्तों, यह थी कंस की मृत्यु की आकाशवाणी। हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत सी आकाशवाणियों का जिक्र मिलता है। यह आकाशवाणियां कुछ लोगों को ही सुनाई देती थीं। दोस्तों, आकाशवाणी का यहाँ पर जो मतलब है, आकाश का मतलब ब्रह्मांड से और वाणी का मतलब संदेश। इसका मतलब हुआ ब्रह्मांड यानी कि अंतरिक्ष से आने वाला संदेश। दोस्तों, यह संदेश माना आकाशवाणी संपूर्ण सत्य भी होती थी। दोस्तों, इसका मतलब भविष्य में क्या होने वाला है उसका डाटा पहले से ही कहीं अपलोड है। दोस्तों, इसका मतलब यहाँ से जानकारी या ज्ञान कुछ खास लोग हासिल कर सकते थे, जो आज भी कुछ लोग मौजूद हैं। जैसा कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों की कथाओं के मुताबिक नारद मुनि में वो अलौकिक क्षमता थी कि वो उस छुपी हुई दुनिया में भी चले जाते थे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वो दुनिया थी खगोलीय ज्ञान की। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि तीनों लोकों में घूमते थे। वहां से लिए ज्ञान का प्रचार वह जगह जगह करते थे। दोस्तों, उस समय के ऋषि मुनियों में भी वो क्षमता होती थी कि वो सीधे ब्रह्मांड से ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, नचिकेता आदि को परब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ब्रह्मांड की उस छुपी हुई दुनिया से तब से लेकर आज तक ज्ञान रूपी जानकारियां पृथ्वी पर आ रही हैं। दोस्तों, इस जानकारी रूपी ज्ञान के डाटा को कुछ खास लोगों के दिमाग पढ़ लेते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप में भी यह क्षमता मौजूद हो, जिसको आप आकाशवाणी कहें या छठी इंद्रिय या जागते हुए सपने देखना कहें। इस बात को प्रमाणित करने के लिए जो उदाहरण मैं देने जा रहा हूं, उसको आप झुठला नहीं सकते और ना ही कपोल कल्पना कह सकते हो। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण आविष्कार हुए, उनमें से 100 से ज्यादा आविष्कार दो लोगों ने एक समय में एक साथ खोजे थे, वो भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और ये लोग भी एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। दोस्तों, 1922 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दो समाजशास्त्रियों ने, विलियम ऑफ बर्न और मिस्टर थॉमस ने, अकादमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जर्नल में एक लेख प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था आर इन्वेंशन इनविटेबल। इस लेख में उन्होंने 148 ऐसे इन्वेंशन का जिक्र किया जिन्हें दो से ज्यादा लोगों ने एक ही वक्त पर दुनिया के अलग अलग कोनों में आविष्कार किया, जबकि उन्हें एक दूसरे के बारे में और ना ही उनके कामों की जानकारियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही वक्त पर वो अनोखे आविष्कार किए या कोई नए अलग सिद्धांत दिए, जो कि विज्ञान को आगे खोज करने में बहुत काम आए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनके विचार में अचानक ही आ गई। उसी समय फ्रांस के एक थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर हेनरी पॉइंटर ने भी यही खोज कर ली थी। उसी प्रकार रेडियो की खोज भी निकोला टेस्ला के साथ साथ इटली के मार्कोनी ने भी एक ही वक्त पर की थी। दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार भी दो लोगों ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ऑलिस ग्रे ने एक ही समय में किया था। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के समय के ब्रिटिश इंजीनियर फ्रैंक हुटल और एक जर्मन के फिजिक्स साइंटिस्ट हाइंस बोर्न ने एक ही वक्त पर जेट इंजन का आविष्कार किया। दोस्तों, जबकि सवाल यह उठता है कि उनके डिजाइन भी एक दूसरे से मिलते जुलते थे और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल उठता है कि इस दुनिया में एक ही वक्त पर एक जैसे आविष्कार किए गए, जबकि वे लोग दूर दूर तक एक दूसरे के संपर्क में कभी नहीं रहे थे। दोस्तों, इस बात से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उन लोगों को यह ज्ञान उस अनजान अंतरिक्ष की दुनिया से एक ही समय में प्राप्त हुआ था। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि वो अनजान दुनिया कहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, आज हम उस खगोलीय ज्ञान की दूसरी दुनिया के भंडार को हम आकाशीय रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों 1883 में
यह नाम लेखक ऑल्फिन पेरेसिस-निट ने अपनी किताब एस्टोरिक बुद्धिज्म में किया है और उन्होंने उसमें बताया है कि यह ज्ञान भौतिक रूप में ऐसी दुनिया में संग्रहित है जिसे आप अंतरिक्ष या आकाश कहते हैं। वहां पर केवल ज्ञानी लोग ही पहुंच सकते हैं। इस आकाशीय रिकॉर्ड्स को खगोलीय ज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, वो ज्ञान इसी ब्रह्मांड में समाया हुआ है। दोस्तों, वो ज्ञान इस प्रकार का नहीं कि उसे हम वहां से भौतिक रूप में प्राप्त कर सकें। दोस्तों, उस ज्ञान तक पहुंचने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है अध्यात्म, जिसमें हम अपनी मानसिक शक्ति को अध्यात्म के द्वारा बढ़ाकर वहां पहुंच सकते हैं। उस दुनिया की तुलना आज के क्लाउड कंप्यूटिंग से कर सकते हैं। दोस्तों, आज क्लाउड साइवर्स में बहुत ज्यादा जानकारियां संग्रहित हैं जिनके ऊपर आज का मानव निर्भर है और उसके अंदर काफी दूर से ही करोड़ों जीव के डाटा को जमा किया जा सकता है। दोस्तों, हम किसी भी जानकारी को तरंग रूप में उपग्रह तक भेजते हैं और फिर वो पृथ्वी पर साइबर में आती है, जहां से फोन या कंप्यूटर के जरिए उसे हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन जहां पर इंटरनेट है, इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक ऐसी अदृश्य दुनिया बना ली है जहां तरंगों के विशाल नेटवर्क से हम जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल संभव है कि ठीक ऐसा ही या इससे करोड़ों गुना उन्नत क्लाउड साइबर भी अंतरिक्ष में भी मौजूद हो। दोस्तों, जिससे जानकारियां लेने और अपलोड करने का अधिकार पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले कुछ उन्नत जीवों को ही है। हो सकता है कि वहीं से परग्रही जीव भी जानकारियां लेते हों और अपना डाटा अपलोड भी करते हों। दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की कल्पना सबसे पहले जोसेफ फ्लोरोनेट ने 1960 में की थी। दोस्तों, कुछ खोजकर्ता ब्रह्मांड को बिना तारों वाला नेटवर्क भी कहते हैं, जहां सिर्फ इंसान की सोच की यादें ही जमा नहीं होती, बल्कि दुनिया के हर जीव की जानकारी वहां पर मौजूद है। और ज्ञान का वो भंडार तब से हमारे साथ है जब से ब्रह्मांड की रचना हुई। दोस्तों, आकाशीय रिकॉर्ड्स ही वो स्टोर है जहां से हर आविष्कार का जन्म हुआ और हर कला ज्ञान का जन्म हुआ, और वहीं से हमारा विज्ञान भी आया है। दोस्तों, वो एक ज्ञान का ऐसा भंडार है जो नजर नहीं आता, लेकिन हम उस ज्ञान के भंडार तक पहुंच सकते हैं और वो जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं जो अभी तक हमसे छुपी हुई हैं। लेकिन इस दरवाजे को वही खोल सकता है जो इसे खोलने का तरीका जानते हैं। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे पैगंबर भविष्यवक्ता हुए जो उस भंडार तक पहुंच सकते थे। सदियों से पैगंबर और भविष्यवक्ता ये दावा करते रहे हैं कि वो दूसरी दुनिया के संपर्क में रहे हैं और वहीं से उन्हें सारी जानकारियां मिलती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है नास्ट्राडामस, जिन्होंने 1555 में अपनी किताब प्रोफेसिस लिखी थी। उनके बारे में लिखने वालों का दावा है कि उन्होंने भविष्य की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जो सत्य साबित हुई। दोस्तों, उनमें से एक थी 1666 में लंदन की आग और हिटलर की कामयाबी के अलावा 1979 में ईरान की क्रांति। दोस्तों, दुनिया भर के धर्मवादी इस बात को मानते हैं कि सच्ची प्रार्थना और ध्यान से उस दीप ज्ञान की झलक को देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि उस ज्ञान तक पहुंचने का बड़ा ही सीधा, साधा और सरल रास्ता था, जिसका दुनिया भर के पैगंबर और संत महात्मा उसी का पालन करते थे। दोस्तों, इसे प्राप्त करने की विधि में सबसे पहला सबक अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करना, क्योंकि उसके बाद ही दिमाग से निकलने वाली तरंगें उस ज्ञान तक पहुंच सकती थीं। दोस्तों, जब गहन ध्यान की अवस्था होती है उसे ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं, जो कि हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़े होते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान यह पाया कि गहन ध्यान की अवस्था में दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद विजुअल कोटक वाला स्थान गहन ध्यान की अवस्था में सक्रिय हो जाता है
और दिमाग की चेतना उस स्थान से जुड़ने लगती है जो कि इस दुनिया से परे है। 1985 में प्रकाशित हुई रिचर्ड फाइनमैन ने अपने लेख द स्ट्रेंज थ्योरी ऑफ लाइट एंड मैटर में लिखा था कि हमारे दिमाग के इलेक्ट्रॉन को क्वांटम तरंगों के जरिए सक्रिय करके हमारी सोच और अवचेतन दिमाग को प्रभावित किया जा सकता है। दोस्तों, इंसान का दिमाग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से भरा होता है, जिस कारण उससे जो विकिरण निकलता है कोई भी संवेदनशील रेडियो रिसीवर पकड़ सकता है। दोस्तों, हाइमन ने पाया कि हमारे दिमाग के अंदर इलेक्ट्रॉन आकाशीय रिकॉर्ड से आने वाले भूत और भविष्य की जानकारियों के रेडियो सिग्नल्स को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात से यह बात भी पता चलती है कि हमारे दिमाग का हर इलेक्ट्रॉन एक रिसीवर की तरह काम करता है। दोस्तों, पौराणिक काल में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वो इस प्रकार से इस खगोलीय जानकारी को प्राप्त करते थे, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध, नचिकेता, महावीर, अनेकों ऐसे ऋषि मुनि हुए, वहां से ज्ञान प्राप्त कर अपने शिष्यों में फैलाते थे और लोक कल्याण करते थे। उसी प्रकार तपस्या कर अलग अलग प्रकार के शस्त्र ज्ञान भी प्राप्त करते थे। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि वह उस ज्ञान को प्राप्त कर स्वयं ही उस शस्त्र का निर्माण कर लेते थे। दोस्तों, आज भी सब ज्ञान वहीं से आ रहा है, जिसका प्रयोग आज के इंसान कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह बात बहुत ही ज्यादा विचार करने योग्य है कि हमें लगता है कि यह सब खोज हम कर रहे हैं, लेकिन यह सब पूर्व निर्धारित ज्ञान है जो कि इंसान जाति को एक ऐसी भविष्य की दिशा की ओर ले जा रहा है जो कि पहले से ही निर्धारित है। तो दोस्तों, आप इस पौराणिक और आधुनिक जगत की इस अवधारणा के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।